डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेल्स को डिस्कस करेंगे। कोई सेल जो होता है वो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है और सेल की वजह से किसी सर्किट में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से कांस्टेंट करंट फ्लो हो जाती है। तो एग्जैक्टली सेल होता क्या है उसको हम एक बार समझते हैं। अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट से लेके चलें, अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास यहाँ पे कोई वायर गिवन है और इस सर्किट पे इस वायर के अक्रॉस हमें कुछ करंट पास करवाना है और यहाँ पर हमने की लगा रखी है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। बी एक जीरो पोटेंशियल पे, इसको कोई पोटेंशियल नहीं है और ए पे हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज हमें गिवन है। अब अगर हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, स्विच जो मेरे पास है इसको मैंने क्लोज कर दिया, दिस बी इज हियर, दिस ए इज हियर। अब स्विच को क्लोज करते ही क्या होगा कि जो ये चार्ज होता है, चार्ज फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो डेफिनेटली यहाँ से जो एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से फ्लो करके यहाँ पहुंच जाएगा और इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल फिर इक्वल हो जाएगा। इन दिस वे इस रेजिस्टेंस में चार्ज जब यहाँ फ्लो हुआ था तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ करंट पास हुई थी, लेकिन वो करंट सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए पास हुई थी, जब तक यहाँ से चार्ज इस ए पॉइंट से चार्ज बी पॉइंट तक फ्लो हो गया और जब दोनों पॉइंट्स ए एंड बी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट पास नहीं होगी। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ए और बी के बीच में लगातार एक कांस्टेंट करंट फ्लो करे, कंटिन्यूअस करंट फ्लो करे। कंटिन्यूअस फ्लो के लिए ये जरूरी है कि बी पर जो चार्ज फ्लो हो गया है उस चार्ज को वापस ए तक लाना पड़ेगा। तो इस पर्पज के लिए हमें एक एडिशनल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी और उसी एडिशनल डिवाइस को हम सेल बोलते हैं। टॉपिक को समझने के लिए एक बार हम आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं और आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। सिमिलरली जो वाटर फ्लो होता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। यहाँ पर मैंने ये दो कंटेनर यूज किए हैं, इट इज कंटेनर 1, इट इज कंटेनर 2। कंटेनर 1 इज फिल्ड बाय द वाटर अप टू दिस लेवल एंड कंटेनर 2 इज टोटली एम्प्टी हियर। अब होगा क्या कि अगर मैं इस टैप को ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे ये जो टैप हमारे पास बनी हुई है, अगर हम इस टैप को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे टैप को ऑन करते ही जो वाटर का फ्लो होगा, यहाँ पे हमने टैप ऑन किया, टैप ऑन करते ही वाटर का फ्लो इस दूसरे टैंक में आ जाएगा। जो टैंक 1 है यहाँ से वाटर का फ्लो इस दूसरे टैंक में शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही वाटर यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो हम ये देखेंगे कि कुछ टाइम तक ये वाटर फ्लो होता रहेगा। अब जैसे जैसे इसके अंदर जो सेकेंड टैंक है ये जैसे भरना शुरू हो जाएगा, इसका कंटेनर का लेवल यहाँ तक आ जाएगा और जो कंटेनर 1 है उसका लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, इसका लेवल यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पहले इसका लेवल ये था, इसके बाद डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होते होते अगर इसका लेवल ठीक यहाँ तक आ गया है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों के लेवल इक्वल आ जाएंगे, एक ही सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो जिस टाइम पे जो दोनों कंटेनर हैं वो एक ही लेवल पे आ जाएंगे, ये यहाँ से डिक्रीज होकर के वाटर लेवल इसका यहाँ तक आ जाएगा और इसका वाटर लेवल इंक्रीज होकर के यहाँ तक आ जाएगा। तो जैसे ये सिचुएशन स्टेब्लिश हो जाएगी उसके बाद इन दोनों टैंक में इस पाइप के थ्रू जो वाटर फ्लो हो रहा था वो वाटर फ्लो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल इक्वल हो चुका है। हम अच्छी तरह जानते हैं वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो दोनों कंटेनर हमारे पास हैं दोनों का लेवल एक ही हो गया है, अब इसमें वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूं कि इसमें लगातार जो वाटर कंटेंट है इन टैंक्स के अंदर इसी के थ्रू एक कांस्टेंट फ्लो बना रहे। तो कांस्टेंट फ्लो बनाने के लिए फिर मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम किसी तरीके से ये जो टैंक 2 में जो वाटर आया है इस वाटर को दोबारा टैंक 1 में ट्रांसफर कर दें। तो टैंक 2 लोअर लेवल पर है और टैंक 1 हायर लेवल पर है, ये आप देख रहे हैं। तो वो लोअर लेवल से हायर लेवल तक वाटर को फ्लो करने के लिए हमने यहाँ से पाइप सिस्टम बनाया है और यहाँ से ये पानी, ये वाटर यहाँ से फ्लो करके इस तरह से यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी, वाटर की जो टेंडेंसी होती है इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, लेकिन यहाँ पर आप लोअर लेवल से और हायर लेवल में आप फ्लो करना चाहते हैं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें एक डिवाइस यूज करनी पड़ेगी एंड दैट डिवाइस यू नो वेरी वेल, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक पंप, हम इसको बोल लेते हैं। अ पंप इज टू बी यूज्ड। एक पंप होता है, इलेक्ट्रिक पंप होता है, जैसे कि हम नॉर्मली कूलर में देखते हैं।
कूलर का जो मैकेनिज्म होता है, वाटर कूलर का जो मैकेनिज्म होता है, वाटर कूलर में जो पानी ऊपर से नीचे आता है, फिर एक पंप होता है, वो पंप उसी वाटर को फिर ऊपर सर्कुलेट कर देता है। तो पंप को एक एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। अब फिर वो पंप क्या करता है, लोअर लेवल से हायर लेवल में वाटर की सप्लाई को कंटिन्यू कर देता है। इन दिस वे यहाँ से जैसे हम इस पंप को हमने ऑन किया, इसको ऑन करते ही यहाँ से जो वाटर का फ्लो होगा, वाटर का फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से फिर वही वाटर यहाँ से फ्लो करके वाटर किस में आ जाएगा, टैंक 1 में आ जाएगा। इन दिस वे यहाँ से वाटर फिर यहाँ फ्लो हो जाएगा और वाटर का फ्लो टैंक 2 से फिर 1 में आ गया बाय दिस वायर दिस पंप हियर। और फिर यहाँ से इस टैंक 1 से फिर वाटर किस में आ जाएगा, टैंक 2 में आ जाएगा। इन दिस वे यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, एक सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से लगातार हमारे पास यहाँ पे एक फ्लो ऑफ वाटर बना रहेगा, मेंटेन हो जाएगा। लेकिन एसेंशियल कंडीशन क्या है, यहाँ पे पंप का होना बहुत जरूरी है और इस पंप में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये फ्लो मेंटेन रहता है। द सेम थिंग इज हियर, वही चीज यहाँ पर होती है कि अगर हम इस एग्जांपल में चाहते हैं कि जो चार्ज का फ्लो हो इस ए से बी की तरफ लगातार कंटिन्यूअस में चार्ज का फ्लो हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी डिवाइस यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी जो इस फ्लो को मेंटेन कर सके, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज ए सेल। ये डिवाइस हमारे पास सेल होती है, ए सेल इज हियर। ये सेल एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देता है इस पॉइंट ए और बी के बीच में। होता क्या है, इस पॉइंट ए से जो चार्ज आगे फ्लो करता है, जैसे आपने इसको ऑन किया, ये चार्ज फ्लो के यहाँ आएगा, तो जैसे ये चार्ज यहाँ फ्लो होता है, अब आप देखिएगा ये प्लस चार्ज यहाँ से फ्लो होकर जैसे यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया, वैसे जो ये सेल होता है, सेल में यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है। अभी जो सेल होता है, इस सेल का नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करके इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर लेगा। अब जैसे इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को न्यूट्रल किया, ये पॉजिटिव फ्री हो जाता है, अरे फ्री होकर के फ्री पॉजिटिव कहाँ जाता है, ए पर आ जाता है। इन दिस वे हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो चार्ज का फ्लो है यहाँ से होते हुए, ये चार्ज यहाँ से फ्लो होकर यहाँ गया, फिर यहाँ से फ्लो गए, फिर यहाँ से फ्लो गए, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से, आप जानते हैं ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे फ्लो हो रहा है। तो जब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो होता है, इट मींस वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इस सेल के अंदर एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये हम डिफाइन करेंगे इस डिस्कशन में, इस टॉपिक में। एग्जैक्टली सेल होता क्या है, वी नो वेरी वेल। सेल में हमारे पास एक वोल्टामीटर होता है, वी नो वेरी वेल, जो पॉट होता है, जो कंटेनर होता है, जिस कंटेनर के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं, सॉल्यूशन को रखते हैं, ये सॉल्यूशन हमने इसके अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पे इस सेल के अंदर हमारे पास एक प्लेट, दो प्लेट्स होती हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड सेकंड इज कैथोड। एनोड वो होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड वो होता है जो नेगेटिवली चार्ज है, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता है वो आयन की फॉर्म में हो जाता है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं, लेट इट बी इट इज NH4Cl इज हियर। तो NH4Cl यहाँ पे आयनाइजेशन होने की वजह से NH4 प्लस आयन बन जाएंगे और Cl क्या बन जाएंगे, नेगेटिव आयन बन जाएंगे। तो यहाँ पे सेल के अंदर हम ये देखते हैं, जब इलेक्ट्रिक कंडक्शन स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करते हैं और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। ये बेसिक प्रोसेस हमारा होता है कि जो पॉजिटिव आयन होंगे वो कैथोड की तरफ चलेंगे। तो अब ये जो सामने देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव आयन है उनका मूवमेंट इस नेगेटिव प्लेट की तरफ शुरू हो जाएगा, कैथोड की तरफ शुरू हो जाएगा। ये पॉजिटिव आयन का मूवमेंट इस नेगेटिव प्लेट की तरफ आना शुरू हो जाएगा और उसी टाइम पे जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। हम एक चीज देखते हैं कि जैसे ये आयन्स मूव करना शुरू करते हैं, अब यहाँ पर इसी को आप देख लीजिए, ये कैथोड हमारे पास है, ये कैथोड इटसेल्फ कैसे है, नेगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ पे नेगेटिव आयन हमारे पास है, अब ये नेगेटिव आयन जैसे ही आगे मूव करता है तो वहां पे ये नेगेटिव प्लेट आ गया, ये नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल कर लेगा, एज वेल एज जैसे इधर मूव करेगा ये भी इसको रिपेल कर लेगा, इधर मूव करेगा रिपेल कर लेगा। इन दिस वे अगर हम इसी तरह से यहाँ देखते हैं, ये पॉजिटिव आयन हमारे पास है, इस पॉजिटिव आयन को कहाँ पहुंचना है, इस कैथोड तक पहुंचना है कंडक्शन के लिए। तो जैसे ये पॉजिटिव आयन राइट साइड को मूव करना शुरू करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लेट्स हमारे पास हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हैं, इनकी वजह से, क्योंकि खुद इटसेल्फ कैसा है, इस पे इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर लेगा, जिसकी वजह से इन पे एक ऑब्स्ट्रक्शन लगना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ जैसे ये आयंस आगे मूव करते हैं, तो यहाँ बीच में जैसे यहाँ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव यहाँ मूव कर रहा है, तो ये बीच में न्यूट्रल भी हो जाते हैं। इन दिस वे
जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन है, एज वेल एज इलेक्ट्रोड का जो प्लेट एरिया हमने यूज कर रखा है, फ्लो ऑफ आयंस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रोकता है। तो इस तरह से सेल अपने आप में एक रेसिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ आयंस हियर, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल. Internal resistance of a cell is simply the resistance offered by the cell itself to the flow of current within it. अब यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये हमने देख लिया है कि दिस इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन, इट डिपेंड्स अपॉन, ये बात हमने देख ली है अभी, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर वन इज हियर द प्लेट एरिया, मींस एरिया ऑफ जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं उनके एरिया पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है. सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो इनके बीच का सेपरेशन होता है, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स दैट वी यूजिंग हियर, ये उन पे डिपेंड करता है. तीसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज इलेक्ट्रोड्स जो हम यूज कर रहे हैं सेल के अंदर, इन पे डिपेंड करता है. एंड फोर्थ वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एज r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर. मींस अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी वजह से कभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो कार इंजन होता है वो इजीली स्टार्ट हो जाता है. उसकी वजह होता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर राइज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो कार इंजन की बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो सफिशिएंट करंट फ्लो हो जाता है, और इस सफिशिएंट करंट फ्लो होने से वहां पे इजीली कार इंजन स्टार्ट हो जाता है. दिस अबाउट द कांसेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हियर. लेट वी डिफाइन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ अ सेल. सेल के लिए ये जो दो टर्म्स होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. सेल का अपना ईएमएफ होता है, सेल के अंदर अपनी एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम सर्किट में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास सेल का मतलब होता है वी हैविंग सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज हियर. तो यहाँ से जैसे ही चार्ज यहाँ पहुंचेगा, इस हायर पोटेंशियल से चार्ज फ्लो करके यहाँ पहुंचेगा, तो ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज यहाँ से फ्लो करके यहाँ से आकर के ये प्लस चार्ज इस नेगेटिव को न्यूट्रल कर लेगा. जो प्लस चार्ज ये नीचे आया है, ये प्लस चार्ज जो यहाँ से फ्लो करके नीचे की तरफ आया है, ये इसको यहाँ से न्यूट्रल कर लेगा. जैसे ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होता है वैसे ये प्लस चार्ज यहाँ से फ्री हो जाएगा, और ये प्लस चार्ज फ्री होकर के फिर यहाँ अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. इन दिस वे यहाँ पर फिर हमारे पास कितने चार्ज हो गए, 2 चार्ज हो गए. तो यहाँ से फिर अब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे अब चार्ज का फिर फ्लो हो जाएगा. इन दिस वे एक कांस्टेंट फ्लो मेंटेन हो जाता है. तो जो सेल का जो मेन फंक्शन होता है, इस सेल का फंक्शन यही है कि ये सेल यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स ए एंड बी के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर लेता है. हम ये भी कह सकते हैं कि सेल का जो पॉजिटिव एंड है उसकी वजह से ये पॉइंट हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉइंट जो बी है ये नेगेटिव पोटेंशियल पे रहेगा. और इन दिस वे जो चार्ज होगा इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और उसमें सेल के जो चार्जेस हैं वो यूज होते रहेंगे, और कुछ टाइम के बाद ये सेल डिस्चार्ज हो जाएगा. तो सेल का ये फंक्शन हमारे पास होता है कि सेल एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर लेता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि सेल का टर्मिनल पीडी क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन हम जानते हैं, दैट वी ऑल नो वेरी वेल, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हम जानते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू. अब चार्ज जो टेस्टिंग चार्ज हमारे पास Q नॉट है, इफ दिस Q नॉट इज इक्वल टू +1 कूलम चार्ज, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी द वर्क डन W. ये वर्क डन के बराबर है. ये वर्क डन कौन सा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम के बहुत केयरफुली देखते हैं, डायग्राम में बहुत ध्यान से देखते हैं. तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे एक चार्ज लिया +1 कूलम चार्ज. अब हम इस +1 कूलम चार्ज को यहाँ से फ्लो करवाते हैं. अब +1 कूलम चार्ज यहाँ से फ्लो करके यहाँ से इस आउटर सर्किट में, यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, शो कर रहा हूँ डायग्राम को, यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ से फ्लो करके हमने इस चार्ज को यहाँ से फ्लो करके और यहाँ पे जो टर्मिनल बी है यहाँ तक फ्लो करवा दिया बस. तो आपने चार्ज को ए से लेके बी तक फ्लो करवा दिया है. तो इस टाइम पर इस फ्लो के लिए इस सेल ने जितना वर्क डन किया है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल. Terminal potential difference of a cell is defined as the amount of work done by the cell in circulating +1 coulomb charge in external circuit
एक्सक्लूडिंग सेल, सेल के अंदर से हमने इसको फ्लो नहीं करवाया है। लेट मी डिफाइन ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज अगेन द वर्क डन। जो ईएमएफ होता है हमारे पास, ये सिंपली अगेन फिर वही वर्क डन है जैसा कि हमने टर्मिनल पीडी में डिस्कस किया था। ईएमएफ को डिफाइन करने के लिए हम ये लेके चलते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू, एंड इट इज हियर, वर्क डन अपॉन चार्ज Q नॉट हियर। अगेन इफ Q नॉट इज इक्वल टू +1 कूलम्ब चार्ज, टेस्ट चार्ज को हम +1 कूलम्ब चार्ज लेते हैं तो उस टाइम पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन। तो जो ये वर्क डन आया है, ये ईएमएफ कौन सा वर्क डन होता है, ये आप बड़े ध्यान से समझेगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है हमें कि जो +1 कूलम्ब चार्ज है, इस +1 कूलम्ब चार्ज को हमने इस टर्मिनल ए से, फर्स्ट टर्मिनल से और सेकंड टर्मिनल तक हमने फ्लो करवाया लाइक दिस, यहाँ से फ्लो करवा दिया हमने इसको। ओके, यहाँ से इस चार्ज को हमने एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करवा दिया है यहाँ से। और फिर एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करने के बाद जब हम इस टर्मिनल बी पे आ गए हैं, ये नेगेटिव है, ये लोअर टर्म, इसका पोटेंशियल लो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होता है। अब ईएमएफ में क्या डिफाइन होता है कि इस चार्ज को हम यहाँ से ला करके और इस सेल के अंदर से फ्लो करवा के फिर टर्मिनल ए तक हम ला जाते हैं, यहाँ लाइक दिस, यहाँ हम उसी पॉइंट तक इस चार्ज को फ्लो करवा देते हैं, इंक्लूडिंग दिस सेल। इस सेल को भी हमने इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे एक सोचने वाला पॉइंट यही है कि जो सेल की एनर्जी होती है, वो एनर्जी यहाँ ईएमएफ की फॉर्म में होती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है ये लोअर पोटेंशियल पर है, ये पॉइंट कहाँ पर है, लोअर पोटेंशियल पर है। और ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट प्लस है, प्लस मींस हायर पोटेंशियल पर है। नॉर्मली हमें जानते हैं कि जो चार्ज फ्लो करता है, प्लस चार्ज हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज यूज कर रहे हैं, तो +1 कूलम्ब चार्ज डेफिनेटली फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो +1 कूलम्ब चार्ज है, ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है सेल के अंदर। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करवाने के लिए सेल को एनर्जी देनी पड़ती है, और सेल जो एनर्जी देता है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ कहते हैं। इन दिस वे EMF of a cell is defined as the amount of work done by the cell in circulating +1 coulomb charge in external circuit, including the cell. Next thing, the unit of EMF will be, again EMF की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, इस यूनिट will be equal to W means joule and Q means coulomb, joule per coulomb is called as volt. One of the important thing is EMF is the cause. EMF जो होता है हमारे पास, ये cause होता है। कॉज का मतलब ये हुआ कि इस ईएमएफ की वजह से करंट पास होगी, और फिर करंट पास होने के बाद यहाँ पे फिर टर्मिनल पीडी आता है। तो जो टर्मिनल पीडी होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, और ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, कॉज होता है। मींस पहले ईएमएफ होगा, ईएमएफ की वजह से एक करंट एस्टेब्लिश होगी, और करंट एस्टेब्लिश होने के बाद फिर हमारे पास टर्मिनल पीडी V इज इक्वल टू आई आर अक्रॉस द रेसिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, अक्रॉस द टर्मिनल एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेल का जो ईएमएफ अंडर कंसीडरेशन है, तो यहाँ पे ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ई, आपको गिवन है ईएमएफ ऑफ सेल जो हम ई लेके चल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज गिवन टू यू, लेट इट बी आर। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं सर्किट में, तो दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज, इट इज मेंशन टू यू एंड इट इज कैपिटल आर। बड़े ध्यान से आपने समझना है कि यहाँ पे जो टर्मिनल पीडी होता है, टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप जो आता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम यूज करते हैं, ये हमेशा टर्मिनल के बाहर होता है, और ये जो होता है ये V इज इक्वल होता है एक्सटर्नल सर्किट में होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर, जो हमने अभी डिफाइन किया था कि इट इज द वर्क डन बाय सेल इन सर्कुलेटिंग +1 कूलम्ब चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट ओनली, नॉट विद इन सेल। सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर जो फ्लो होगा, तो सेल के बाहर जब यहाँ पे करंट आई पास होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। इसी को हम टर्मिनल पीडी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। नाउ इस सिचुएशन में जो नेट रेजिस्टेंस हमारा बनेगा, तो आप बड़े अच्छी तरह से देख रहे हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में होती है, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, सिंपली इसका फॉर्मूला होता है हमारा नेट ईएमएफ जो वोल्टेज होती है अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। इसको यूज कर लिया, कितना आ जाएगा, इट बिकम हियर नेट ईएमएफ इज E एंड नेट रेजिस्टेंस इज R प्लस R। ये एक बेसिक फॉर्मूला हमारा है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, I इंटू R प्लस R मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू E। इसको ओपन करते हैं, इट बिकम हियर IR प्लस IR इज इक्वल टू E। वी नो वेरी वेल दिस IR इज V, टर्मिनल पीडी यही होता है,
V plus IR is equal to E. In this way, you got the answer V is equal to E minus IR. V is equal to E minus IR. अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो V is equal to E minus IR रिजल्ट आपने एस्टेब्लिश किया है, I करंट है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, E EMF है और V टर्मिनल PD है। ये रिजल्ट तब एप्लीकेबल होता है जबकि यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रही है। डिस्चार्जिंग का मतलब ये होता है कि जो करंट है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, उसको हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ से करंट की डायरेक्शन ये आ गई है, करंट बाहर की तरफ है। लेकिन अगर किसी सर्किट में चार्जिंग हो रही हो तब आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, मैं यहीं पे इसको मेंशन कर देता हूं। फॉर चार्जिंग, अगर कहीं पे चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आता है, चार्जिंग का मतलब ये हो जाएगा कि उस सिचुएशन पे जो सेल के अंदर करंट पास होगी, दिस वन, इस तरह से करंट सेल के अंदर एंटर होगी, मींस जो करंट आई होगी उसको हमें माइनस आई यूज करना पड़ेगा और हमारा रिजल्ट हो जाएगा V is equal to E minus minus I into R and it become V is equal to E plus IR. इन दिस वे आप ये देख रहे हैं कि जो टर्मिनल पीडी होता है वो EMF से ज्यादा पॉसिबल है। ये हम समझ सकते हैं इस बात को, टर्मिनल पीडी V is equal to E plus IR मींस क्वेश्चन ये है कि क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड। चार्जिंग के केस में ये चीज पॉसिबल है। हमारा रिजल्ट आया था V is equal to E minus IR. ओके, अगर हम यहाँ पे बहुत केयरफुली देखें, इफ दिस I is equal to 0, अगर I 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे V कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। इन दिस वे जो टर्मिनल पीडी होता है वो EMF के बराबर है, तो टर्मिनल पीडी को हम EMF के इक्वल रख सकते हैं when there is no current at all. सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ये क्या हो जाता है यहाँ पे? ओपन सर्किट हो जाता है। तो हम EMF को भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस वे EMF is defined as EMF of a cell is equal to its terminal potential difference when no current is drawn from cell. तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं।